नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा। जहां दोपहर 2 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। देशी निवेशकों के साधने के लिए मुंबई जाएंगे सीएम योगी। देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान जीआईएस को लेकर घरेलू रोड शो की कमान संभाले हुए हैं सीएम योगी। यूपी में 10 से 12 फरवरी तक का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। 10 लाख करोड़ के निवेश को बढ़ाकर अब 17 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिशों को भी बढ़ा दिया गया है, जिसका असर अब ग्राउंड जीरो पर भी देखने को मिल रहा है। तो आज 2 बजे रवाना हो जाएंगे लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के लिए, और इस दौरान उद्योगपतियों से वो मुलाकात करेंगे, जीआईएस के लिए आमंत्रित करेंगे और इसी के साथ साथ निवेश के लिए आकर्षित भी करेंगे। तो बड़ी योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निवेश को लेकर सरकार का जो लक्ष्य है वो भी बढ़ा दिया गया है। 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर इसे 17 लाख करोड़ कर दिया गया है, और एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो पूरी योजना होती है वो तैयार है, और उसी योजना के तहत देखिए काम किया जा रहा है। पहले विदेश मंत्री गए, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गए और वहां से निवेशकों को आकर्षित करके लेकर आए, और इसके बाद अब बारी है घरेलू की, और ऐसे में घरेलू निवेशकों को भी आकर्षित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मुंबई दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या रूपरेखा वो रखते हैं निवेशकों के सामने, जिससे वो आकर्षित होकर जीआईएस में हिस्सा लेते हैं, और ना केवल हिस्सा लेते हैं बल्कि निवेश के लिए भी उत्सुकता के साथ उसमें प्रतिभाग करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो बेहद ही खास ये पूरा दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंबई का, जहां वो आर्थिक स्थिति को और ज्यादा सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो लक्ष्य तय किया है निवेश का, उसको हासिल करने के लिए उनका खास दौरा है। एक एक करके कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसी चलते सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुंबई जाएंगे और उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा इन्वेस्टर समिट के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी, और इसके लिए बड़े बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है, ताकि वो निवेश के लिए उत्सुक हो सकें, निवेश के प्रति आकर्षित हो सकें। इसके लिए ये महत्वपूर्ण दौरा है, और लगातार जहां विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़े दौरे रहे मंत्रियों के, डिप्टी सीएम के, और इसके बाद अब बारी है घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने की, और इसी कड़ी में ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मुंबई का। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से। फरियल, क्या जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंच रहे हैं। बड़ा एजेंडा उनका ये है कि उद्योगपतियों को आकर्षित किया जाए, निवेश के लिए, जीआईएस के लिए आमंत्रित किया जाए। क्या कुछ विशेष कार्यक्रम रहेंगे, क्या कुछ उसकी तैयारियां? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जो है वो आज 2 बजे जो है यूपी से रवाना होंगे मुंबई के लिए, जहां वो आज मुंबई में जो है जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे, और फिल्म निर्माता के जो फिल्म निर्माता है उनसे, और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों से मिलेंगे। आज 4 जनवरी को वो जो है सिर्फ उद्योगपतियों और फिल्म निर्माता और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ कल 5 जनवरी को वो मुंबई में एक रोड शो करेंगे, और रोड शो के बाद वो सिद्धिविनायक टेम्पल, जो सिद्धिविनायक मंदिर है मुंबई का, उसका, और महालक्ष्मी मंदिर है उनके दर्शन लेंगे, और फिर बाद में सीएम एकनाथ शिंदे के साथ भी उनकी एक कार्यक्रम उनके साथ आयोजित किया है, जहां वो सीएम एकनाथ शिंदे के साथ जो है मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, और देखिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात है, जीआईएस के लिए आमंत्रित करना है, रोड शो की कमान उन्होंने पूरी संभाल रखी है। उसके बारे में क्या जानकारी फरियल? जी देखिए, क्योंकि अगले महीने जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो यूपी में आयोजित किया जाना है, तो उसी के तहत क्योंकि यूपी सरकार को जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स की अच्छी रिस्पांस मिली थी, लेकिन अभी यूपी सरकार चाहती है कि देश के भी जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो भी कुछ यूपी में जो है वो इन्वेस्ट करे। तो उनका जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये कमान संभाली है, और इसी के तहत वो पूरे देश भर के 7 बड़े बड़े शहरों में जो है वो ये रोड शो का कार्यक्रम है वो आयोजित
आयोजित करने वाले हैं, उसकी शुरुआत खुद योगी आदित्यनाथ जी आज मुंबई से शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत जो है वो बड़े बड़े उद्योगपति से मिलेंगे और उन्हें यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो उनका ध्यान जो है वो आकर्षित करेंगे, ताकि विदेश के साथ साथ देश के भी जो बड़े कंपनी है, जैसे बिरला हो जाए, टाटा हो जाए, महिंद्रा, गोदरेज, ये सारे बड़े बड़े कंपनी के जो उद्योगपति है उनसे आज सीएम आदित्यनाथ जो है वो मुलाकात करेंगे और उनका ध्यान जो है वो यूपी की तरफ आकर्षित करेंगे, ताकि यूपी को जो है वो जो निवेश क्रांति का सपना योगी आदित्यनाथ ने देखा है वो साकार हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरल आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और इस दौरान जनसैलाब उमड़ा हुआ है। राहुल गांधी को बड़ा समर्थन मिल रहा है। बागपत से होते हुए शामली पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। 6 जनवरी को कैराना से होकर हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश करेगी यात्रा। 10 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रहेगी। 11 जनवरी को पंजाब में जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से यात्रा गुजरेगी। 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में यात्रा प्रवेश करेगी। 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराकर इस यात्रा का समापन करेंगे। तो बड़े पैमाने पर भारत जोड़ो यात्रा जहां पहुंची है उत्तर प्रदेश और आज दूसरा दिन है। 11 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा 3 जिलों की और ऐसे में एक बड़ा जन समर्थन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिल रहा है। इस दौरान लोगों को बड़ी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से। 2024 की जो लड़ाई है, हालांकि बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो साफ नजर आ रही है 2024 के लिए भी। हमारे सहयोगी राजेश कुमार सुबह से ही लगातार डटे हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एंट्री ली है और आज दूसरा दिन है, उस दौरान जो तस्वीरें हैं वो बता रहे हैं। राजेश, देखिए लगातार लोगों की जो उम्मीद है वो सामने आ रही है। जब बातचीत की जा रही है तो लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री का चेहरा वो राहुल गांधी में देख रहे हैं, ये एक बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो इतने समय से संघर्ष कर रही है कि कहीं ना कहीं वो जमीन तलाश पाए राजनीति के क्षेत्र में, जिस तरीके से वो अपना जनाधार खो रही थी। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा से कई चीजें बदल रही हैं और जब तक इस यात्रा का समापन होगा कई चीजें और बदलेंगी भी। बिल्कुल उन्नति, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर रही है। वो कांग्रेस जो बिल्कुल सुस्त थी, वो कांग्रेस जिसके नेता पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे थे, उस कांग्रेस में आज एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने जान फूंकने का काम किया है और जहां जहां से यात्रा निकल रही है राहुल को अपार समर्थन मिल रहा है। हम इस वक्त चूंकि बागपत में हैं और ये जाटलैंड है, किसान लैंड है, ऐसे में किसानों का समर्थन भी राहुल गांधी को बड़े स्तर पे मिल रहा है और खासकर जयंत चौधरी जो आरएलडी के प्रमुख है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि यात्रा का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए और आज बड़ी संख्या में आरएलडी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे राहुल गांधी का समर्थन और स्वागत करने के लिए मौजूद थे। इस यात्रा के जरिए उन्नति कई तरह के संदेश राहुल गांधी दे रहे हैं। एक तो ये कि इस यात्रा के जरिए राहुल की अपनी व्यक्तिगत छवि तो बदली है, दूसरा कांग्रेस के वो लोग जो कांग्रेस का साथ छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे थे या फिर पार्टी से अलग किनारा कर रहे थे, वो अब वापस कांग्रेस में आने लगे हैं। ऐसे कई नाम इन दिनों कांग्रेस के साथ जुड़े हैं जिन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। तो इस यात्रा ने एक तो राजनीतिक संदेश भी दिए हैं, दूसरा ये कि कांग्रेस के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा संजीवनी का धीरे धीरे काम कर रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, एक उमंग है, एक जोश है। हमने तमाम आंखों देखी तस्वीरें भी अपने न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाई, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी पहुंचाई। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पांव में छाले पड़ गए इस यात्रा में चलते चलते, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। कुछ ऐसे लोग थे जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर उम्र के जो लोग हैं वो इस यात्रा में मौजूद हैं और सबकी कोशिश ये है कि इस यात्रा को सफल बनाया जाए। तो राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से इस यात्रा को शुरू किया था तो शायद उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ये यात्रा का परिणाम और अंजाम क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी तो वो काफिला जुड़ता गया और ये काफिला धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। जाहिर है 24 के लिए और अब चूंकि हिमाचल का चुनाव मनोबल बढ़ा था कांग्रेस का, इस भारत जोड़ो यात्रा ने उसमें और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है और इस यात्रा को लोगों का समर्थन अपार मिल रहा है। हम आंखों देख का हाल जो है
और लोगों की प्रतिक्रियाएं हमने दर्शकों तक पहुंचाई और उसके जरिए समझ यही आता है कि जमीन पे भी अब कांग्रेस के प्रति और राजेश, राहुल गांधी के देखिए प्रति ये लोगों भी का सूत्रों नजरिया के बदल हवाले रहा से है। जानकारी मिल रही है कि जयंत चौधरी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आप लगातार नजर बना के रखिएगा ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। और दिल्ली से अब खबर जहां यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज याचिका पर सुनवाई करेगा। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव के लिए कहा था। यूपी सरकार ने आदेश पर रोक की मांग की है। तो देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी निकाय चुनाव पर। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा आज। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिक गई है। आज सुप्रीम कोर्ट नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुनवाई करेगा। सपा को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार है और हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर देते हैं तो तत्काल चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में पार्टी को आनन फानन में प्रत्याशियों की सूची जारी करनी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट यदि मोहलत दे देता है तो सपा सबसे पहले संगठन को मजबूत करेगी। तो सभी की निगाहें इस सुनवाई पर हैं कि आखिर क्या कुछ सुनवाई में होता है। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए महत्वपूर्ण ये पूरी सुनवाई है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। पहले ही चीजें हाईकोर्ट की तरफ से साफ की गई हैं, लेकिन उसको लेकर जो अब राज्य सरकार ने रुख किया है और जो मांग है उस पर क्या कुछ होने की संभावना? जी बिल्कुल, देखिए अभी 12 बजे का समय था सुनवाई का। सुनवाई अभी शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर देखिए जो पक्ष की बात करें या विपक्ष की, तो देखिए साफ तौर से कहा गया है कि बिंदुवार पक्ष रखने की पूरी तैयारी है सरकार की। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि पिछड़ों को आरक्षण देने में सभी नियमों का पालन किया गया है। वहीं ट्रिपल ट्रेस के फार्मूले पर अमल के लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है। सरकार कोर्ट से आरक्षण देकर ही चुनाव कराने का अनुरोध भी करेगी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार कोर्ट से आरक्षण देकर ही चुनाव कराने का अनुरोध करेगी। नगर निकाय चुनावों में पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे पर अभी सुनवाई बस शुरू होने वाली है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा बिंदुवार पक्ष रखेगी, इसलिए जो है नगर विकास विभाग के अधिकारी पूरे दिन से कल से ही तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन देखिए जो सपा सरकार है उसकी तरफ से भी याचिका दायर की गई है कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसको मानते हुए। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई बदलाव आता है तो समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी के संगठन को और ज्यादा मजबूती लानी होगी। और मान लीजिए कि अगर तारीख जल्दी ही चुनाव होते हैं तो लगातार एकदम से सूची तैयार करनी होगी। जी बिल्कुल ठीक है प्रिया, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर से कंझावाला की घटना दोहराने की कोशिश, जहां शॉपिंग के लिए निकली युवती को मनचले ने गाड़ी में जबरन बिठाने की कोशिश की। युवती के मना करने पर उस पर तेजाब फेंकने की कोशिश की। युवती के शोर मचाने पर मौके से फरार हुए हैं आरोपी। 31 दिसंबर की बताई जा रही है घटना। तो देखिए कंझावाला जैसी घटना को दोहराने का प्रयास हुआ, जहां युवती के शोर मचाने पर मौके से आरोपी फरार हो गए। लेकिन शॉपिंग के लिए निकली थी युवती और इस दौरान मंचलों ने उसे गाड़ी में जबरन बिठाने की कोशिश की। युवती के मना करने पर उस पर तेजाब फेंकने की कोशिश की। युवती के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए हैं। लेकिन ये जो पूरी वारदात है वो 31 दिसंबर की बताई जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता यूनुस खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस, देखिए किस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या सुरक्षा नहीं है उस किस्म की जिस तरीके से जिक्र रहता है कि अब महिलाओं के लिए सुरक्षित हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें आ रही हैं, ये घटनाएं आ रही हैं, ये कुछ अलग ही बयां कर रही हैं। देखिए मैं जैसे बताना चाहूंगा कंझावला के बाद और ये पूर्वी दिल्ली के थाना पांडव नगर के अंतर्गत आता है सती गार्डन एरिया, जहां बीते 31 तारीख की ये घटना बताई जा रही है। युवती घर के बाहर शॉपिंग के लिए निकलती है, कुछ युवक गाड़ी में आते हैं और युवती को घसीटने की कोशिश करते हैं। गनीमत की बात यह रहती है कि युवती किसी तरह से अपने जान बचा लेती है। उसके बाद युवक उसके ऊपर तेजाब फेंकने की घटना को धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। फरार हो गए आरोपी, लेकिन कैसे तलाश होती है, उन तक कैसे दबिश देती है पुलिस, देखना होगा। बहुत शुक्रिया यूनुस आपका।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन आज माउंट आबू में ब्रह्मकुमारी संस्था ज्ञान सरोवर में ध्यान साधना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर बाद पाली जिले के लिए रवाना होंगी। पाली के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर बाद पाली जिले के लिए रवाना होंगी। पाली के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट में भी शिरकत है। उनके बड़े कार्यक्रम थे और इसी के लिए उनका ये खास दौरा था। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन उन्हें करना है और इसके लिए भी विशेष तैयारियां हो रखी हैं कार्यक्रम की। आज उनके दौरे का दूसरा दिन बताया जा रहा है, जहां पाली के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करना है। 5 जनवरी से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में से पहले पश्चिम चंपारण के भूमिहीन परिवारों को अधिवास की सौगात दी जाएगी। जहां सीएम की इस यात्रा के दौरान किसी प्रकार की प्रशासनिक चूक ना हो, इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में बगहा के दरुआवरी गांव में 40 भूमिहीन परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें जमीन का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सीएम के आगमन पर उन्हें किसी प्रकार की शिकायत ना मिले। परिवार को बिल्कुल नहीं उजाड़ा जा रहा है। जो भी भूमिहीन लोग हैं उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है और उनकी भूमि की उपलब्धता कराई जा रही है। अभी फिलहाल 40 लोग जो कदमरिया में भूमिहीन थे और गर्मजरो मालिक पे जमीन पे बसे हुए थे, उनके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। ठंड के मौसम में सब तिरपाल तान के रह रहा है लोग? नहीं, तिरपाल तान के नहीं, जो भी रह रहे हैं अभी फिलहाल सभी को कंबल और तिरपाल दिया गया है। परिवार तो 5 जनवरी से समाधान यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू हो रही है। प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं इस सिलसिले में, ताकि लोगों की जो तमाम समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। भूमिहीन परिवारों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे सभी के। प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। यही उद्देश्य समाधान यात्रा का रखा गया है। तो 5 जनवरी से शुरू होगी समाधान यात्रा। और अपडेट लेते हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए पटना से। मनोज, देखिए आज ये समाधान यात्रा 5 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसकी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ इसका देखिए जो उद्देश्य है कि लोगों को राहत मिल सके, उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें, उसके लिए प्रशासन किस ओर ध्यान दे रहा है, कितनी तत्पर नजर आ रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, जिस तरह देखा जा रहा है कि अभी बिहार में समाधान यात्रा को लेकर जो नीतीश कुमार जो तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर मतलब काफी हर जिले में तैयारियां चल रही है, इसलिए कि वहां पे आकर और जितने भी आम जनता की जो समस्याएं हैं उसको दूर की जाएगी और एक दरबार लगाया जाएगा, जनता दरबार की तरह एक लगेगा। हर जिले में सीएम और डिप्टी सीएम और उनके कुछ मंत्री, हर जिले में अपने आप प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश दिया जा चुका है कि वो अपने जिले में अपनी तैयारी कर ले। तो वहाँ पे जिस दिन सीएम का प्रोग्राम हो उसके पहले लोगों का वहाँ पे अपना समाधानों को निपटारा करने के लिए वहाँ पे सारे लोगों की तैयारियां चल रही है और सारे लोगों को बुलाया गया है। बिल्कुल, और देखिए बड़ी तैयारी के बीच समाधान यात्रा की जाएगी। बहुत शुक्रिया मनोज, आप नजर बना के रखिएगा। बीजेपी के मिशन 2024 के लिए बिहार में बीजेपी नेताओं का दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वैशाली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जनता को धोखा देने और जनादेश का अनादर करने का आरोप लगाया है। बिहार की जनता को धोखा दिया। बोलो नीतीश जी धोखा देलन की ना? धोखा देलन की ना? आयकर जवाब दिए जाएगी ना? जवाब दिया जाएगी ना? और जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा बा। हम भारत के गणतंत्र की जननी की धरती पर खड़े हैं, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। और
बिहार में महागठबंधन में शामिल आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ 3.5 करोड़ के विमान से चलने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा? इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सहानुभूति रख नहीं रहा, नो मौका दे रहा। उन्होंने खुद सरेंडर कर गया कि हम पीएम के अब कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब पीएम के कैंडिडेट महाठगबंधन में दो बड़े ठग एक दूसरे को ठगने के लिए आए हैं जी, और ठगी में जब फेल हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट रिएक्शन निकल रहा है जी। और ये रिएक्शन अभी और बढ़ेगा, क्योंकि एक सीएम के लोभ में आए थे और एक पीएम के लोभ में। पीएम का तो मामला खत्म हो गया, क्योंकि उनको कहीं से अब कोई सहानुभूति रख नहीं रहा, नो मौका दे रहा। उन्होंने खुद सरेंडर कर गया कि हम पीएम के अब कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब पीएम के कैंडिडेट नहीं रहे तो सीएम का चेयर कहाँ खाली होने वाला है। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल बगहा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं संघ कोर कमेटी की बैठक की, जहां उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। साथ ही प्रदेश में संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही केंद्र सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक के राव साहेब ने मीडिया को संबोधित करते हुए बैठक की जानकारी दी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने 2007 से 2014 तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यों को शीघ्र ही पूरा करने का दावा किया है। जो ब्लॉक छूटे हुए हैं, जिसका लालू जी ने शिलान्यास करके केवल छोड़ दिया था, कुछ किया नहीं था। 7 से 14 तक तो कुछ हुआ ही नहीं था। 14 में जब हम लोग सांसद बने तो सदन से लेके और मंत्रालय तक दौड़ धूप किए तो धन भी मिला और कुछ काम भी हुआ। लेकिन भूमि अधिग्रहण का विषय बनता है और इसका डीएम मालिक होता है, और डीएम के द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं होने के चलते अभी तक काम बाधित है। इस पर हमने फोकस किया है। देखिए, मैं बताया ना कि बिहार में जो पदाधिकारियों का राज चल रहा है, कहीं न कहीं इन लोगों की उपेक्षा का शिकार हुआ। आज ही हमारे विधायक और सांसद जी ने उनके पास है, और कल उनके साथ मैंने मीटिंग रखी है, उसमें ये विषय हम लेने वाले हैं, लैंड एक्विजिशन का। क्या लग रहा है सर, उस योजना को कुछ गति मिलेगी? कल उनके साथ इसी विषय पे हमारी मीटिंग है। रेल अपनी जमीन 1 इंच भी नहीं बेचती। रेल अपनी जमीन जो है वो लीज पे देती है। अपनी जमीन कभी भी रेल ने नहीं बेची। रांची से अब खबर, जहां 10 जनवरी को होगी झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में बैठक होगी। तो बैठक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें, रांची से मिल रही है, जहां महत्वपूर्ण बैठक 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में ये बैठक आयोजित की जाएगी। 10 जनवरी को ये बैठक होगी कैबिनेट की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगने की भी संभावना है। और इसी के साथ साथ 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में ये बैठक आयोजित रहेगी। तो 10 जनवरी को बैठक होगी कैबिनेट की। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और इसी के लिए ये बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। पूजा सिंघल की बेटी की बीमारी के कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। पूजा सिंघल ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 7 महीने पहले जमानत की याचिका दर्ज की थी। बता दें कि 11 मई 2022 से पूजा सिंघल जेल में बंद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।